प्यारे मित्रों, सहबंदियों, आज मैं आपके सामने एक छोटे पर खोटे सॉफ्टवेयर अर्थात इकोनोमेट्रिक्स के सॉफ्टवेयर के बारे में और इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है इसके बारे में आपका ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करूंगा। छोटा यह इसलिए है कि एक ही स्क्रीन पर या आप जिसे कहते हैं कि जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, एक ही स्थान पर आप इसके डेटा की इनपुट कर सकते हैं और तुरंत ही उस इनपुट का क्या असर आ रहा है इसके ऊपर आप लगातार ध्यान दे सकते। सर्वप्रथम आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि 90 डिग्री पर किसी भी जो इसके अंदर स्क्वायर बना है, चतुर्भुज बना है, उस पर रखने से क्या असर पड़ता है। 90 डिग्री मतलब सीधा ऊपर जाना। जैसे आप जब कोई सक्सेसफुल रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वह सीधे ऊपर जाता है और जब लॉन्च असफल हो जाता है तो वह जमीन पर गिर जाता है। ऊपर जाने का मतलब 90 डिग्री होता है। इसी तरह इस सॉफ्टवेयर को भी आप समझ सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं उसके कारण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अगर 45 डिग्री जाए तो गोला एक आदर्श स्थिति पे रहेगा, मगर आदर्श स्थिति अर्थात ना कम ना ज्यादा इस तरह से यह संभव होता ही नहीं है, क्योंकि मांग और आपूर्ति या आप कह लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई, इसमें किसी एक के बीच में असंतुलन होना अनिवार्य है। प्रतिक्षण यह घटना घटती रहती है। तो 45 डिग्री आदर्श कह सकते हैं। जैसे डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर है, ये एक अर्थ में किसी भी राजकोष के ऊपर वित्तीय भार डालता है, मगर दूसरी ओर अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो यह देश की सुरक्षा के लिए इसका महत्व बहुत अधिक होता है। इसीलिए डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव भी हो सकता है और अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है। आप इसे चाहें तो 45 डिग्री पे रख सकते हैं, मगर 180 डिग्री मतलब जो समानांतर लाइन है, जिस पॉइंट पे आप इसके लिए जो चांद होता है या एंगल रूलर होता है, इसको अगर आप रखेंगे तो 100 डिग्री मतलब होता है कि बिल्कुल सपाट, अर्थात यह उन एक्सपेंडिचर के कारण होता है जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा अच्छा असर पड़ता है, जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, और 180 डिग्री का मतलब होता है फ्रीबीज देना या ऐसे अनार्थिक कार्यों में अपना राजकोष का वितरण करना, खर्च करना, जिससे देश की या प्रदेश की या स्थानीय निकाय की इनकम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा इसका विपरीत असर पड़ता है। इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये सारी घटनाएं आप 360 डिग्री के ऊपर इसका विश्लेषण कर सकते हैं, अर्थात दोनों तरफ की समांतर लाइन से भी अगर नीचे जा रही है कोई लाइन तो आप 360 डिग्री पर भी इसका असर देख सकते हैं। यह तो सॉफ्टवेयर की, जब तक आप इसका खुद परीक्षण नहीं करेंगे कि किस डिग्री पे रखने से, क्योंकि प्रत्येक खर्च के साथ में जब आप किसी खर्च को चूज करते हैं, अर्थात आप एक्सपेंडिचर को चूज करते हैं तो क्या होता है, जब आप इनकम को चूज करते हैं तो क्या होता है, जब आप कंजम्पशन को चूज करते हैं तो क्या होता है, और जब आप प्रोडक्शन को चूज करते हैं तो क्या होता है। प्रत्येक इन 4 विषयों पर उसके नीचे एंगल लिखा होता है, अर्थात वहां पे आप एंगल को चूज कर सकते हैं। एक जगह 90 डिग्री भी हो सकता है, एक जगह 180 डिग्री भी हो सकता है। ये आपके इस ज्ञान के ऊपर है कि आप अर्थशास्त्र के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप फाइनेंस के, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या आपको उसका ज्ञान है तो इसका क्या असर होता है ये आप बड़े आसानी के साथ में, क्योंकि हर आइटम के साथ में आप पाएंगे कि जो सेंटर पॉइंट है यह बदल रहा है। अगर ये नेगेटिव में जा रहा है, अर्थात
आपकी उन्नति नहीं हो रही है, अवनति हो रही है। और अगर यह प्लस में जा रहा है, इसका अर्थ होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, ये आगे बढ़ रही है। ये सबका विश्लेषण अलग अलग तरह से भी आप इसमें वर्टिकल डिवीजन भी है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी है, इसमें जो पोल स्क्वायर है इसका भी विश्लेषण कर सकते हैं, इसमें 4 बड़े त्रिभुज या ट्रायंगल बनते हैं, इसका भी विश्लेषण आप कर सकते हैं, और 8 जो है छोटे ट्रायंगल बनते हैं उसका भी आप विश्लेषण कर सकते हैं। यह सब चीजें एक ही स्क्रीन पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि यह आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है, आप जिस भी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, अन्यथा आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर यह खरा उतर रहा है या नहीं, क्योंकि यह एक नई विधा है, एक नए तरह का सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसके बारे में अभी जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, मगर शीघ्र ही हम इसकी ऑनलाइन क्लासेस चालू करेंगे जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं। अगर आप इसमें इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे इसको यूज किया जा सकता है और किन किन जगहों पर यूज कर सकते हैं, जैसे नेशनल इकोनॉमी तो एक अपनी जगह पर है ही सही, इसके अलावा बैंक में, ऑडिट में, जीएसटी कर की जो डिवीजन होता है उसमें कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है, जो नगर पालिकाएं होती हैं वो भी यूज कर सकती हैं, पंचायत भी यूज कर सकती हैं। इस तरह से इस गणित पर आधारित जो निष्कर्ष है उनके ऊपर कोई राजनीति नहीं हो सकती। यह किसी एक पार्टी के विचारधारा के आधार पर अपना निष्कर्ष सामने नहीं रखेगा, अर्थात इसके ऊपर कोई वाद विवाद की जरूरत नहीं है, और आप इसके जो भी रिजल्ट है, अगर विवाद की स्थिति बनती है तो इवन आप सुप्रीम कोर्ट में इसे बतौर एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायाधीश महोदय से आप यह जो आंकड़े हैं जो आपने इनपुट किए हैं, अगर वे निष्पक्ष हैं, सही है, सही तरीके से भरे गए हैं, तो उसके ऊपर कोई विवाद की स्थिति बनेगी ही नहीं। इसी तरह से अगर किसी भी एक समस्या के 4 बिंदु हैं, तो मैंने अपने स्तर पर तो इसके अनेक उपयोग ढूंढे हैं और उसमें 5M भी शामिल है, जिसमें पहला M मटेरियल, फिर मशीन, फिर मार्केट, उसके बाद में मनी, और बीच में मैन, क्योंकि हर आर्थिक गतिविधि का एक ही उद्देश्य होता है कि जो स्टेक होल्डर है, मैन है, या कृषि के अगर हम कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो कृषक को कितना फायदा हो रहा है, इसकी गणना इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभव है। और इसी को आधार बनाकर मैंने आपके सामने पिछले सत्रों में यह बताया था कि एक सामान्य सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर, जो 2 एकड़ जमीन का मालिक है, वह अपनी आय में किस तरह 35 टाइम्स की वृद्धि कर सकता है। आज के सत्र में हम यह बता रहे हैं कि जैसे लैंड है जिसके ऊपर फार्मर खेती करता है, तो खेती से क्या क्या फायदे हैं, इसके लगभग 20 पॉइंट बनाए हैं। जैसे पहला है कृषि का ज्ञान। भारत अनंत काल से कृषि प्रधान देश रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि का ज्ञान हमारे किसानों के रग रग में बसा है। उसे यह हवा कैसी चल रही है इसका ज्ञान होता है कि अगर इस दिशा से हवा चल रही है तो पानी आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ के पंचांग यह पहले ही बता देते हैं कि इस साल अतिवृष्टि होगी, अल्पदृष्टि होगी, मध्यम वर्षा गिरेगी, कब गिरेगी, यहाँ तक का वह ज्ञान
हमारे पंचांगों में पहले देख लिया जाता था और उसके हिसाब से किसान अपने खेतों की तैयारी करते थे और जो संभावनाएं बनती थी उसके हिसाब से जो तैयारियां की जाती है कि इस साल हमको गेहूं बोना है कि नहीं बोना है, चना बोना है कि नहीं बोना है, यह सब बातें हमारे किसानों को इसका ज्ञान बहुत गहरा है। शायद दुनिया के देशों में, दूसरे दुनिया के देशों में किसानों को उतना अधिक कृषि का ज्ञान नहीं होगा, मगर हमारे यहाँ क्योंकि अनादिकाल से कृषि की जा रही है तो हमारे यहाँ के कृषक अच्छी तरह जानते हैं कि कृषि कैसे की जाती है, जमीन कैसे तैयार की जाती है, बोनी कैसे की जाती है, कटाई कैसे की जाती है, हर चीज के बारे में उनको पूरा ज्ञान है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, जो है आज का एक गंभीर मुद्दा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके जलवायु परिवर्तन के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो हम पाएंगे कि कृषि एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा उद्यम है जिसके परिणाम स्वरूप कभी भी जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इसमें कोई कार्बन एमिशन होता ही नहीं है, कोई उत्सर्जन कार्बन का नहीं होता कृषि कार्य में, अर्थात यह पूर्ण तरह एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है ही नहीं। इसी तरह कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि भारत की आबादी का लगभग 70% आबादी जो है गांव में रहती है, अर्थात उनकी उन्नति से ही देश की एक समग्र उन्नति की जा सकती है। चाहे यूपी के किसान हो, चाहे एमपी के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे तेलंगाना के हो, किसी भी प्रदेश के किसान हो, उन्हें एक सूत्र में अगर बांधना है तो कृषि एक ऐसा उपाय है। जलवायु के हिसाब से अलग अलग फसलें हो सकती है, बंगाल की फसल चावल की ज्यादा अच्छी हो सकती है, एक ही प्रदेश में अलग अलग तरह की भूमि है और वहां पर अलग अलग किस्म की जो वैरायटी है, अर्थात गेहूं की वैरायटी कौन सी कहाँ पे अच्छी हो सकती है, चावल की वैरायटी कहाँ पे अच्छी हो सकती है, कपास की खेती कहाँ पे हो सकती है, गन्ने की खेती कहाँ पे हो सकती है, यह वहाँ की जो वर्षा होती है और वहाँ की जो जमीन है, यह इस तथ्य को निर्धारित करते हैं। चौथा जो आज की तारीख में कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी, हवा तो हमें मुफ्त में मिल जाती है, पानी लगभग गांव में तो मुफ्त में मिल ही जाता है, मगर अन्न है, जो खाना है, आदमी ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे 48 घंटे बिना खाए रह सकता है, मगर उसके बाद में उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ उसके लिए अनिवार्य होता है। चाहे हमारे देश की बात हो या बाहर की बात हो, आज की तारीख में फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इंटरनेशनल मसला बन गया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण जो यूक्रेन एक व्हीट एक्सपोर्ट करने वाला देश था, वह बाधित हो गया है, वहां से सप्लाई बाधित हो गई है और विश्व के किसी भी अन्य देश में गेहूं का उत्पादन उतना नहीं होता जितना भारत में होता है। अर्थात भारत का खुद तो हम अपने आप में फूड सिक्योर है ही सही, और जो हमारे पास में अतिशेष या बैलेंस बच जाता है, इसे हम एक्सपोर्ट करते हैं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। इसी तरह से जो फूड ट्रांसपोर्टेशन है, केवल उत्पादन करने से नहीं होता, मंडी तक पहुंचाना और मंडी से फिर अगर एक्सपोर्ट करना है तो अलग अलग पोर्ट तक पहुंचाना, या अगर घरेलू उपयोग के लिए गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हमारे पास में रेल नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है, जो हमारी रोड्स हैं वह बहुत विकसित हो गई हैं, और जो हमारे पोर्ट्स हैं वो भी अब बहुत बड़े कंटेनर शिप हो या बल्क कैरियर हो, इन्हें
तुरंत इन पे लदान या लोडिंग की जा सकती है और तुरंत ही यह शिप एक्सपोर्ट मार्केट की ओर अपना अभियान जारी रख सकते हैं। अर्थात रेल और समुद्र यातायात और रोड के माध्यम से भी हम पूरी तरह से सक्षम हैं। अगला विषय वैल्यू एडिशन का है, अर्थात मूल्य संवर्धन का विषय है कि क्या जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या अपने घरेलू उपयोग में यूज कर रहे हैं, तो गेहूं से आटा भी बन सकता है, गेहूं से मैदा भी बन सकता है, गेहूं से रवा भी बन सकता है। और इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने एक एनालिसिस प्रस्तुत किया था कि कैसे किसानों की आय 35 टाइम्स बढ़ाई जा सकती है। अगला जो पॉइंट है, अर्थात 7वां पॉइंट जो है, वह यह है कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है, अर्थात गेहूं का क्या कोई अल्टरनेटिव है, चावल का क्या कोई अल्टरनेटिव है। भोज्य पदार्थों की जो श्रृंखला है, इससे इसमें समय समय पर रिसर्च करके हाई यील्डिंग या अधिक उपज देने वाले बीज तो बन सकते हैं, मगर क्या रोटी है या पराठा है या ब्रेड है या कोई भी अन्य चीज है, उसमें गेहूं की जगह किसी अन्य चीज का उपयोग किया जा सकता है? आज की तारीख में तो ऐसा संभव नहीं लगता, मगर हो सकता है आगे कुछ इसमें बदलाव आए। मगर अगर आया भी तो इन्हीं फसलों के ऊपर आएगा, अर्थात इसका कोई विकल्प नहीं। हमें हर हालत में अभी निकट भविष्य में तो ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है, मगर दीर्घ काल में भी ऐसा कोई रिसर्च आज तक सामने नहीं आई कि गेहूं के स्थान पर आप ये खाइए या चावल के स्थान पर आप ये खाइए। इसी तरह से भूमि का उपयोग अलग अलग तरह से भी हो सकता है। अगर एक किसान के पास में सीमांत किसान है तो वह भी इस चीज को कोशिश कर सकता है कि वह एनिमल हस्बेंड्री है या पशुपालन का कार्य कर सकता है, वह मुर्गी पालन का कार्य कर सकता है, वह अपने खेतों पर साथ साथ में जो गोट्स होती हैं या बकरियां होती हैं उनका भी पालन कर सकता है। और दूध से अनेक तरह से पदार्थ बनते हैं, इससे मक्खन भी बनता है, इससे घी भी बनता है, अर्थात डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मूल्य संवर्धन की पर्याप्त संभावनाएं हैं और वह इसका उपयोग कर सकता है। इसके अलावा क्या इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे भूसा है या जो जो खरपतवार होती है या जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पेस्टिसाइड से नष्ट कर देते हैं, घास होती है जो हरी घास होती है, इसको गाय खा लेती है। अगर सब्जी का उत्पादन किया जाता है तो सब्जी के साथ में कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको गाय खा लेती है, बकरी खा लेती है। तो इससे जो बाई प्रोडक्ट होता है, खेती के दौरान जो बाई प्रोडक्ट होता है, इसमें भी किसान अपनी थोड़ी ही सही मगर कुछ आय का एक उसका जरिया बन जाता है। इसी तरह से मैकेनाइजेशन का है। मैकेनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर खेत है, इसके ऊपर ट्रैक्टर के अलावा दूसरी जो इक्विपमेंट है वो वैसे तो मशीन के जो विषय है उससे रिलेटेड है, मगर ड्रोन के माध्यम से पेस्टिसाइड का छिड़काव करना या नैनो यूरिया का छिड़काव करना, ये एक अभी सुविधाएं विकसित होना भारत में चालू हो गई है। और भारत सरकार की योजना के हिसाब से जो ड्रोन दीदी है, अर्थात महिलाओं को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह ड्रोन के माध्यम से खाद का, पेस्टिसाइड का अगर छिड़काव किया जाए तो इससे कितना अधिक किसान लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत के किसानों को यह सुविधा मिल सकती है, अर्थात नहीं। तो ऐसी कोई समस्या दूर दूर तक दृष्टिगत नहीं होती है कि जो छोटे ड्रोन हैं वह भारत में विकसित नहीं हो सकते। क्या नैनो यूरिया का उत्पादन भारत में नहीं हो सकता? ऐसा है ही नहीं, बल्कि इनका उत्पादन हमारे देश में चालू हो गया है। सवाल सिर्फ प्रशिक्षण का है
वैसे बाजार में जो ड्रोन तो नहीं कहना चाहिए, उन्हें एक प्रकार का हेलीकॉप्टर कहना चाहिए, ये खिलौने के रूप में उपलब्ध हैं और एक छोटा बच्चा भी इन छोटे छोटे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे उसको उड़ाना है, किसको दाएं मोड़ना है, कैसे ऊपर लेके जाना है, कैसे नीचे लेके जाना है, ये शहरों के बच्चे जो है यह ज्ञान रखते हैं। जब बच्चों को इसका ज्ञान हो सकता है तो हमारे किसानों को इसका प्रशिक्षण देने में कितना समय है? उनके लिए तो यह समझ लीजिए कि एक दिन में वह पूर्णतः इस हेतु तैयार किए जा सकते हैं कि कैसे ड्रोन को उड़ाना है, कैसे उसका छिड़काव करना है। यह सब बातें कोई बहुत ज्यादा बड़ा तकनीकी विषय नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है उनके लिए, ये एक उनके लिए खिलौना से ज्यादा कुछ नहीं है। अगला समय ये आता है कि क्या कृषि कार्य से हमारे जंगलों पर या जहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है उसके ऊपर कोई विपरीत असर तो नहीं होगा? यह उन्हीं जगह पर घटित हो सकता है जहाँ पे कृषि योग्य भूमि नहीं है। अन्यथा जंगलों के ऊपर कम से कम ऐसे देश, ऐसे प्रदेश जहाँ पर लैंड जो है कृषि योग्य भूमि बहुतायत में है, तो हमारे जंगलों पर इसका कोई विपरीत असर नहीं होगा। इतना जरूर है कि यह एग्रीकल्चर की एनालिसिस की श्रृंखला पूरी करने के बाद में मैं जंगलों के ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जंगल अधिक उनका वृक्षारोपण किया जाना ज्यादा जरूरी है कि खेती किया जाना ज्यादा जरूरी है। उन जगहों पर जहाँ फैलो लैंड पड़ी हुई है वहां पे कृषि कार्य को बढ़ावा देना चाहिए या वहां पे पूर्णतः हमें वृक्षों को उनका प्लांटेशन करना चाहिए। वह भी एक तुलनात्मक अध्ययन काफी रोचक साबित होने वाला है। एक बहुत बड़ा आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो है यह एक चिंतनीय विषय बन गया है। जैसे कोयले के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। क्लाइमेट चेंज होने का बहुत बड़ा कारण कोयले का जो जीवाश्म जितने भी ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, यह शहरों में एक जिसे कहते हैं कि दम घेटू, आदमी वहां पे जाए तो उसका वहां पे दम घुटने लगता है कि इतना अधिक गाड़ियां हैं, इतनी अधिक कार हैं, इतनी अधिक बसें हैं, यातायात इतना अधिक बढ़ गया है कि गाड़ियां जब निकलती हैं उनके पीछे से जो धुआं निकलता है उसके कारण जो है लोग बाग परेशान हो जाते हैं। और आप मास्क कब तक लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, क्योंकि पूरा महानगर का वातावरण ही जब ऐसा हो जाएगा तो हमेशा आप मास्क लगा के रह नहीं सकते। वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर इसका बड़ा गंभीर असर पड़ रहा है। अंत में इस एनालिसिस के ऊपर मैं एक जगह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शहरों के विपरीत जो हमारे गांव हैं वहां की आबो हवा कितनी अधिक, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। वहां पे दूर दूर तक कार्बन डाइऑक्साइड का कोई अता पता नहीं होता। एक अलग तरह का स्वास्थ्य जो गांव के किसान है उनका रहता है, और जो शहरों की तुलना में जो दम हेतु वातावरण में रहने के लिए मजबूर है, छोटे छोटे से फ्लैट्स बना के रह के और कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में अपने फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जमा करने की बजाय अगर आप किसानों के साथ कभी कुछ समय गांवों में बिताएं तो आप पाएंगे कि वहां पर कितनी अधिक रिफ्रेशिंग हवा होती है और आप अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके एक बार फिर अपने शहर में जाके देखिए कि वहां जाते ही साथ आपका किन मुसीबतों से सामना करना पड़ता हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के कारण आपका जो समय व्यर्थ होता है वह हो। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या आपका फेफड़े अगर एक बार खराब हो गए तो आपके भविष्य में इसका क्या विपरीत असर होगा यह मैं नहीं बता सकता। अनेक चिकित्सक इसके बारे में बताते हैं कि जो लंग्स का रिप्लेसमेंट है यह सबसे अधिक कठिन कार्य है। इस तरह से जो पहला एम
अर्थात जो मटेरियल है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है, इसका विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब दूसरा एम मशीन लेते हैं। इसमें जो भी कृषि के लिए उपकरण उपयोग किए जाते हैं, उन्हें चाहे वो ट्रैक्टर हो, थ्रेशर हो, हार्वेस्टर हो, इसी तरह से आज भी जो किसान है वो बैलों को आवश्यक रूप से रखते हैं। अगर कभी किसी कारण से ट्रैक्टर में डीजल नहीं मिला तो वो अपने प्राचीन काल से चले आ रहे हल का उपयोग करके कृषि कार्य संपादित कर लेते हैं। विशेषकर सीमांत किसान जो ट्रैक्टर का किराया या ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, वो आज भी जो है हलों का उपयोग करके अपने खेत को तैयार करते हैं। और मैंने यहाँ तक पाया है कि कई किसान जो खरपतवार जिसे कहते हैं या ऐसी जंगली घास हो जाती है, उसे हटाने के लिए आज भी किसान हल और बैल का उपयोग करते हैं। ये सब चीजें, ये सारे उपकरण भारत में ही बनते हैं और बल्कि ये कहना चाहिए कि भारत से निर्यात होते हैं। अर्थात यह भी एक हमारे देश के लिए प्लस पॉइंट है कि काफी कम कीमत पर ये कृषि के उपकरण हमारे देश में ही उपलब्ध हैं। किसानों को खरीदने के लिए पर्याप्त ऋण दिया जाता है और इनके रिपेयर मेंटेनेंस की भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारे यहाँ गांव-गांव में उपलब्ध है या आसपास के किसी कस्बे में आप चले आइए, कोई खड़े-खड़े वहाँ के मैकेनिक छोटी-मोटी जो समस्या होती है उसका निदान वहीं के वहीं कर देते हैं। अर्थात भारत आत्मनिर्भर इस दृष्टि से भी है कि जितने भी कृषि उपकरण हैं, इंक्लूडिंग जैसा मैंने अभी आपको बताया ड्रोन्स है, इनका प्रशिक्षण है, ये सब ज्ञान जो है बड़ी आसानी के साथ में किया जा सकता है। जो अब तीसरा एम जो है वो मार्केट है। आप जानते ही हैं कि हमारा देश ही 140 करोड़ लोगों का देश है, अर्थात हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बड़ा है कि उसे खिलाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, बल्कि हमारे यहाँ काफी अतिशेष बच जाता है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। गेहूं का भी एक्सपोर्ट करते हैं, चावल का भी एक्सपोर्ट करते हैं, सब्जियों का भी एक्सपोर्ट करते हैं। तरह तरह की हमारे यहाँ जो भी स्पेशलिटी है उसका निर्यात बाजार जो है, यानी इसे खरीदने वाले देश काफी अधिक कीमत देकर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए, अमेरिका का भी गेहूं होता है मगर वहां का गेहूं लाल होता है और वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना भारतीय गेहूं होता है। यही बात हमारे चावल के साथ में भी है। आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि भारत का जो बासमती चावल है यह विदेशों में भारी कीमत पर खरीदा जाता है, क्योंकि इतना सुगंधित, इतना लंबा, इतना सुंदर चावल वहां पर अन्यथा उपलब्ध नहीं है। और इसका एक प्रकार से जियो टैग भी भारत ने करके रखा है, अर्थात भारत के अलावा बासमती चावल और कोई उगा नहीं सकता और उसका नाम बासमती नहीं रख सकता। इस तरह हम पाएंगे न केवल देश में मगर निर्यात की पर्याप्त संभावना है अगर हम अपने खेत किसानों को उचित मूल्य दे सकें, उन्हें प्रोत्साहित कर सकें कि मूल्य संवर्धन के साथ में एक्सपोर्ट कीजिए, अर्थात गेहूं की जगह गेहूं का आटा भी बेचिए और गेहूं से उत्पादित जो अन्य व्यंजन है उन्हें भी आप बेचिए, तो उन्हें कितना फायदा होगा। अब चौथे एम अर्थात मनी की बात करते हैं। आप जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि भारत में किसानों के खाते में जनधन बैंक के माध्यम से हर किसान का बैंक में खाता पहुंच गया है, जिसमें भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें अपनी योजना के अनुसार एक ही बटन की क्लिक के साथ में उन्हें वह राशि करोड़ों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है और उन्हें किसी भी अन्य सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उसी बैंक बैलेंस को वह अपने मोबाइल में पेटीएम या दूसरे किसी भी यूपीआई भुगतान के माध्यम से उसका उपयोग भी कर लेते हैं। अर्थात मनी को जो भी इनकम है और जो भी खर्चा है, हमारे भुगतान की जो प्रणाली है वह पूर्णतः विकसित हो चुकी है। इसी तरह से गांव-गांव में बैंकों की शाखाएं हैं जहां पर किसानों को उन्हें जो भी ऋण लेना है या जो किस्तें उनको जमा करनी है, यह सुविधा अब कोई बड़े शहरों का विशेषाधिकार नहीं रह गया है। गांव-गांव में या गांव के आसपास जो बैंकिंग सुविधाओं का जाल है वह बिछ चुका है और चाहे ऋण लेना हो या ऋण देना हो, इन दोनों चीजों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के बैंक अपनी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं और किसान इसका भरपूर फायदा उठा भी रहे हैं। इन सभी प्लस पॉइंट के परिणाम स्वरूप मैंने आपके सामने निष्कर्ष प्रस्तुत किया था कि 35 टाइम्स किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसान उस तरह से संगठित किए जा सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान में सहकारिता का जो स्वरूप है वह हो सकता है कुछ क्षेत्रों में किसानों के साथ में हो, मगर उसकी जो लिंक है अर्थात शहरी उपभोक्ता या विदेशी उपभोक्ता, यह लिंक किसी भी सहकारी संस्था के बस की बात नहीं है। वरना आज की तारीख में ऐसी कोई योजना है कि शहरी उपभोक्ता को किसानों के साथ जोड़ा जाए। जो भी सहकारिता के पुराने माध्यम हैं अर्थात सहकारी बैंक हैं और कुछ पीडीएस हैं जहाँ पे सस्ते दर पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा जो है ना, कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं भारत सरकार की या प्रदेश सरकारों की है कि किस तरह से सहकारिता के स्थान पर सहबंदी की योजना को लागू किया जाए, अर्थात भारतीय कृषकों का शहरों के साथ में कैसे उपभोक्ताओं को एक स्वैच्छिक माध्यम से सहबंद के जरिए दोनों के हितों को जोड़ा जाए। क्योंकि अगर किसानों का फायदा होगा तभी शहरी उपभोक्ता हैं जो गांव से आने वाले सब्जी फल वगैरह जो भी है, जो महानगर हैं वहां पर फ्लैट में रहकर तो आप ना तो सब्जी उगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। आप पूरी तरह से निर्भर रहते हो कि गांव से सब्जी आई कि नहीं आई, और वहां पे दलाल व्यापारी सब मिलाकर होकर अपना पूरा प्रॉफिट अगर वो हड़प कर रहे हैं, किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति का सामना करने के लिए आपको सहयोग की जगह आपको सहबंद की योजना के बारे में एक बार ध्यान देना होगा और इसका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समय समय पर मैं आपके सामने सहबंद की क्या योजना है इसका भी विश्लेषण सामने रखूंगा और इसका भी एक किस तरह से इसका प्रचार किया जाए यह योजना आपके सामने रखूंगा। अगर इस सॉफ्टवेयर के उपयोग में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कृपया हमें जो भी हमारी लिंक्स हैं उसमें अपनी समस्या का वर्णन कर दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस वगैरह उसमें डाल दीजिए। हो सकेगा तो हम आपको इसके बारे में कुछ सहयोग करने की कोशिश करें। वैसे यह सॉफ्टवेयर 1 साल की लाइसेंस पर उपलब्ध है। अगर आप उसका योजना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न पर अगर आप प्रदीप वाजपेयी यह टाइप करेंगे बुक्स के कॉलम में जाके तो जो किंडल स्टोर है उसमें मेरी सारी किताबें जिसमें डायनेमिक कोऑपरेशन और उसका हिंदी अनुवाद, इसी तरह से कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वह पुरानी किताब और उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध है। आप वह किताब पढ़कर इसके बारे में पूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर की भी जो यूजर गाइड है ये आपको आसानी के साथ में उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर भी है और उसकी जो यूजर गाइड है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे
एंगल रूलर का उपयोग करना है, कैसे इसका डाटा इनपुट करना है और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करना है और उसके कैसे अलग अलग उपयोग है। इन उपयोगों के बारे में मैं कुछ सत्रों के बाद में आपको उसका पूरा व्याख्या भी करूंगा और उसका विकास कैसे हुआ है इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूं। तब तक प्रिय दर्शकों, प्रिय सहबंधियों, मैं प्रदीप वाजपेयी आपका शुभकामनाओं के साथ में सत्र की समाप्ति कर। धन्यवाद।